नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है करियर काउच विद शुभांकर भट्टाचार्य पर। दोस्तों, पिछले कई एपिसोड में हम बात करते आ रहे थे अलग अलग प्रोफेशंस की, लेकिन हमने सबसे ज्यादा जो बातचीत की वो थी टेक्निकल एजुकेशन। देखा यह गया है कि भारत में टेक्निकल एजुकेशन के नाम पर बच्चे या तो इंजीनियरिंग नहीं तो मेडिकल प्रोफेशन को ज्यादा चूज करते हैं। बात अगर मेडिकल प्रोफेशन की करें, कोरोना काल ने एक बात समझा दी कि हमारे पास डॉक्टर्स की कितनी कमी है। तो दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार हर साल हम लोग को 3 लाख डॉक्टर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम 3 लाख डॉक्टर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कारण क्या है? क्योंकि पूरे देश में पूरे जो सीट्स हैं वही 82,000, 82,000 सीट्स। तो आप कैसे करके 3 लाख डॉक्टर्स हर साल प्रोड्यूस कर पाएंगे? इसमें भी दोस्तों एक बड़ी बात है। बात यह नहीं कि क्या सरकारी हमारे पास जो है मेडिकल कॉलेजेस वो कितने हैं, सरकारी सीट्स कितने हैं। जो प्राइवेट सीट्स हैं उनमें अगर हम देखा जाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स को अगर हम बढ़ावा देते तो शायद सीट्स बढ़ती, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स की सीट तो सरकारी सीट से भी कम है। दोस्तों, पैंडेमिक सिर्फ और सिर्फ कोरोना तक सीमित नहीं है। आपको नहीं पता और कितने वायरसेस म्यूटेशन की वजह से नए नए तरीके से सामने आ रहे हैं, और कितने ऐसे चैलेंजेस होंगे जो आप और हम फेस करेंगे, ये हमें और आपको नहीं पता। तो क्या हम वाकई तैयार हैं कि अगर आगे आने वाले समय पर अगर कोरोना जैसी एक और महामारी सामने आई तब हमारी व्यवस्थाएं क्या होंगी? उसके अलावा देख लीजिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात कर लीजिए। वायरोलॉजी हमारे यहां पे पूरी तरीके से डेवलप्ड ही नहीं है। एक देश उसने अपने एक शहर में जिसका नाम वुहान है, वहां से एक लैब सेट कर रखा है जहां पे कम से कम वायरस के ऊपर इतनी टेस्टिंग्स होती हैं, यहां तक कि कई देशों का मानना है कि वहां तो नए नए वायरसेस बन जाती है, जिसमें से कोरोना शायद वहीं की देन है। हमारे यहां तो टेस्टिंग तक की फैसिलिटी पूरी नहीं हो पा रही है। एक ना एक किट्स जब आती है तो आईसीएमआर इसको लेके पूरे संदिग्ध में आ जाता है। आईसीएमआर बता नहीं पाती कि वाकई हमारे जो रैंडम टेस्टिंग किट्स थे वो सफल है कि नहीं है। एक बात हमें और आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें यह समझना चाहिए कि हम मेडिकली, हम टेक्निकली, हम साइंटिफिकली कितना पीछे रह जा रहे हैं। और अगर इसको हमें अगर वाकई संभालना है तो कहीं ना कहीं हमें एक इक्विलिब्रियम बैठाना पड़ेगा बिटवीन प्राइवेट एंड बिटवीन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, और इन दोनों को बढ़ावा देना पड़ेगा, सीट्स बढ़ानी पड़ेगी। बच्चे पढ़ना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो नीट के एग्जामिनेशन पर अगर पर सीट पर देखा जाए तो अराउंड 2200 कैंडिडेट्स पर सीट एप्लीकेशंस आते हैं। तब बच्चे क्या करेंगे? तब वो देखते हैं विदेश की ओर, यानी तब विदेशी शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं। उस पर भी कई प्रश्न आते हैं कि जब विदेश में जाके जो बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है तो क्या वो फिर वापस भारत आना चाहता है, या ये भी एक ब्रेन ड्रेन का वही पुराना जो सिलसिला है वही जारी होकर रहेगा। लेकिन उसके बावजूद नीट के एग्जाम्स होने हैं, आपके और हमारे बच्चे इन एग्जाम्स में प्रोड्यूस होंगे, यहां पे अपीयर करेंगे। तब हम और आप एक और असमंजस में पड़ेंगे कि क्या मेरा बेटा यहां पे क्वालिफाई कर जाएगा, क्या उसकी रैंकिंग इतनी होगी कि हम पहले तो सरकारी में ट्राई करते हैं, नहीं होता है तो गैर सरकारी इंस्टीट्यूशंस उनको मिल जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हम उसे विदेश पढ़ने भेजें या फिर से बच्चा नीट के लिए तैयारी करे अगले वर्ष? एक मेडिकल एजुकेशन में औसतन अगर देखा जाए तो 6 से 7 साल लग जाता है। अगर प्रिपरेशन में अलग से 2-3 साल हम गंवा दें तो 10 साल तो गया। तो आज हमने जिन शख्सियत को अपने स्टूडियो में बुलाया है, करियर काउच पे बुलाया है, इनके विषय में अगर मैं बताऊं तो इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेडिकल एजुकेशन काउंसलर। इसके साथ साथ ये डेंटल मेडिकल के प्रोफेसर भी हैं और ये डेंटल मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मेंबर भी हैं।
हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं डॉक्टर आशीष महेंद्रा। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे मेडिकल एजुकेशन के काउंसलर हैं और बहुत प्रोमिनेंट हैं, आपके ट्विटर और यूट्यूब पर आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है बेसिकली हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स की जो कमी है वो किस तरीके से फुलफिल हो सकती है? इतनी जो कमी बताई जा रही है, हमने कोरोना भी फेस किया, हम लोगों ने देखा कि हमारा देश जो है किस प्रकार से एक एक अस्पताल में जिस हिसाब से भीड़ लगी थी, हम लोग अटेंड नहीं कर पा रहे थे। और सिर्फ बात एक एक्सपर्टिस की ही नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक मेडिकल डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए वहां पे हमें कमी नजर आती है। तो ये फुलफिल कैसे होगा, थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो हमें स्टूडियो में बुलाने के लिए और इतनी अच्छे विषय पे चर्चा करने के लिए। तो मैं आपको बताऊं, देखिए कोरोना से बहुत कुछ एक्सपोज हुआ, जिसमें से हमारे हेल्थ सिस्टम की जो कमियां वो खुल के बाहर सामने आई हैं। और इसमें जो एक चीज़ और आपने देखा कि देखिए हम ऑक्सीजन की कमी थी, चलिए उसको युद्ध स्तर पे सरकार पूरा करने की कोशिश करने लगी। हॉस्पिटल्स की कमी, टेम्परेरी हॉस्पिटल बना दिए गए, कहीं ना कहीं कुछ जगह ऐसे ले ली गई जहाँ हॉस्पिटल क्रिएट किया गया रातों रात। आपने न्यूज़ सुना होगा, बहुत चीज़ें बनाई जा सकती हैं मैन पावर में, बट एक चीज़ जो नहीं आप रातों रात प्रोड्यूस कर सकते हैं वो है डॉक्टर। और इसमें जो सबसे बड़ा इशू था कि अगर आपने देखा होगा तो रिसेंटली बहुत डॉक्टरों की भी डेथ हुई। आपके बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, बहुत नामी लोगों ने अपनी जान गंवाई सिर्फ लोगों की सेवा करते हुए। तो इसमें जो हेल्थ वर्कर, हम सिर्फ डॉक्टर ना करके अगर हम कहें कि हेल्थ वर्कर्स जो बीमार हो रहे थे, जिनकी डेथ हो रही थी, और उसकी आपूर्ति करने के लिए अंत में सरकार के पास क्या ऑप्शन था? जो बच्चे एमबीबीएस फाइनल ईयर में थे, जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के भी पढ़ाई कर रहे थे, उनको तक ड्यूटी पे तैनात किया गया, वो भी कहीं ना कहीं कम पड़ रहा था। तो कई जगह जैसे हरियाणा में, हिसार में न्यूज़पेपर में आया कि उन्होंने वेटनरी डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर को ड्यूटी में लिया, आरएमपीस को लिया, जो मतलब हमारे यहाँ बेसिकली डॉक्टर नहीं माने जाते। कई जगह झोला छाप डॉक्टर्स को भी एमपी में सेवा मिलेगा कि चलो वो कम से कम आईवी फ्लूइड वगैरह लगाते, कम से कम बेसिक उपचार तो इससे एक तरह से हमारे जो कलई खुली कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसमें एक बहुत भारी कमी डॉक्टर्स की है, और ये रातों रात पूरी नहीं की जा सकती। क्योंकि एक डॉक्टर समझिए अंडर ग्रेजुएट करने में 5 से 6 साल आपके कैरियर के जाते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन करने में फिर से 3 साल आपके और जाते हैं। तो हम 9 साल की जो पढ़ाई है, 9 साल की जो मेहनत है, वो एक दिन में तो पूरी नहीं की जा सकती। इसमें डॉक्टर देवी शेट्टी ने भी बहुत अच्छा कहा था कि हम सब चीज पूरा कर सकते हैं, पर हम डॉक्टर्स की कमी पूरा नहीं कर सकते। इसको पूरा करने के लिए हमारे पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं। तो इसकी जो कमी कहीं ना कहीं पूरी की जाएगी, तो ये हमारे पास ऑप्शन है, या तो देखिए हमारी जो सीटों की संख्या है वो सरकारी करीब 45,000 के आसपास है, प्राइवेट में भी करीब 38,000 के आसपास हमारे पास सीट्स हैं। तो हम ये सारा मिला लेते हैं तो जो एमबीबीएस डॉक्टर बोलते हैं, हालांकि हमारे डॉक्टर्स की परिभाषा एक बहुत विस्तृत है, जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर्स भी हैं, डेंटल डॉक्टर्स भी हैं, उसके बाद आयुर्वेद और आपके आयुष जो कहा जाता है मंत्रालय, वो भी डॉक्टर ही हैं। बट जो 4 में जो बच्चे जो एग्जाम में बैठते हैं, वो मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चों का पहला एम तो एमबीबीएस ही रहता है। अदर देन दैट रैंक के हिसाब से जब उनको नहीं मिलता तो चुनाव वो और किसी प्रोफेशन का जरूर करते हैं। लेकिन अगर हम ये सबको क्लब भी कर दे कि 80,000 मेडिकल सीट, 26,000 डेंटल सीट, आयुष की 50,000 सीट, ये सब मिला ले तो करीब हम लोग 1.5 लाख के आसपास किसी नतीजे में पहुंचेंगे। और लेकिन जो इसमें आश्चर्य की बात है, एक देखें तो करीब 14 लाख बच्चे, पिछले साल 14.5 लाख बच्चे बैठे थे नीट की परीक्षा में, और इस साल करीब 16 से 16.5 लाख बच्चे बैठेंगे। तो जिस रेशियो से 1.5 लाख 2 लाख बच्चा हर साल ऐड हो जा रहा है, उस रेशियो से हम लोग सीट्स नहीं बढ़ा सकते। और ये कंपटीशन होता जा रहा है। इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बनाया गया कि 7 से 8 लाख बच्चे उससे क्वालिफाई भी हो जाते हैं। तो 1.5-2 लाख को अगर हम मान ले सीट कहीं से ला के दे भी देते हैं, तो फिर भी मान के चलिए करीब करीब 6 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास कोई ऑप्शन कैरियर का नहीं बचेगा मेडिकल से रिलेटेड। जो गायने हैं, जो इस समय कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, जब हम स्पेशलाइजेशन तक हम जब पहुंच जाते हैं, जो पीजीज की पहुंच जाते हैं, उसकी सीट तो और कम है जी। तो तब उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन है उनके लिए? देखिए हम लोग जैसे बेसिक मेडिकल डॉक्टर यानी अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर जो हम लोग एमबीबीएस बोलते हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम है। और अगर हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट्स में आते हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएट हम डिप्लोमा को भी ले लेते हैं, शामिल करते हैं, तो 28 से 30,000 सीट्स हो जाती हैं, जो कि और भी बहुत कम है। तो जिस रेशियो से हम लोग, अगर मान लीजिए जैसे आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉलेज का विस्तार किया, तो मेडिकल कॉलेज का नया प्रोजेक्ट तो डाल दिया, बट एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चलाने का चैलेंज बहुत अलग है। पोस्ट ग्रेजुएट सीट हर एक डिपार्टमेंट 3 या 4 या 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। तो आप ये समझ कि हम लोग कितने भी एमबीबीएस डॉक्टर प्रोड्यूस कर लें, पोस्ट ग्रेजुएट्स की संख्या हमेशा कम रहेगी और इसको मीटअप नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए भी सरकार बहुत ऑप्शन सोच रही है। जैसे उन्होंने भी डीएनबी एक प्रोग्राम बनाया है, थ्रू डीएनबी आप मास्टर्स इंडिया में कर सकते हैं। कुछ और बिल्स हैं जो पेंडिंग है गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से समझती है कि हमें
पोस्ट ग्रेजुएट्स की कमी पूरी करनी पड़ेगी लॉन्ग स्टैंड में, क्योंकि जो हमारे छोटे टाउन शहर हैं, छोटे गांव हैं, वहाँ पे स्पेशलिस्ट का पहुँचना बहुत ज़रूरी है। कई जगह से मेडिकल जो MBBS डॉक्टर है तो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको हम लोग नहीं नकार सकते। डॉक्टर साहब, जब हमने पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स की जब हमने बात की वो इतनी कम है, मैंने सुना है कि कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। ये ज़्यादातर विदेशों में तो हैं, अपने देश में उसके क्या व्यवस्था है और विदेशों में इसकी क्या व्यवस्था है? देखिए, फिलहाल जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हमारे जो देशों ने प्रावधान, विदेशों की अगर बात करें तो मात्र 5 ऐसे देश हैं इंग्लिश स्पीकिंग जो बोलते हैं कंट्री, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, जहाँ की पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे यहाँ मान है। अदरवाइज और बहुत देश हैं जहाँ की पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर भी तो लेंगे, बट इंडिया में वो मान्यता अभी नहीं दी है सरकार ने। हालांकि उस पर एक विचार गवर्नमेंट का चल रहा है कि कोई ऐसा एग्जाम DNB के लेवल का एग्जाम करा जाएगा और आप विदेश से कहीं PG भी कर सकते हैं। और फिर क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता कि इस संख्या से लेके हम लोग बहुत जल्दी ज़्यादा अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिमिट है जो बहुत कम है, जो संख्या कम है, उसको हम लोग नहीं पा सकते पूरा। तो इसकी संख्या व्यवस्था भी सरकार करे, लेकिन फिलहाल अभी ये संख्या बहुत फील्ड के हिसाब से कैसी डिमांड बन रही है इस समय मेडिकल प्रोफेशन में? किस फील्ड में किस प्रकार की डिमांड्स आ रही है? आपको क्या लगता है, कैसा स्टडी आया हुआ है इस समय? देखिए, अभी क्या है कि सबसे ज़्यादा, देखिए मैंने यही बोला कि डिमांड तो MBBS का ही चार्म है जो बच्चों में ज़्यादा रहता है। हम लोगों ने देखा है, बच्चे हमारे पास भी बहुत आते हैं। सेकंड ऑप्शन वो डेंटल को और आयुर्वेद में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का भी रिसेंटली 2 साल में कोविड के बाद थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ा है। फिर आप जैसे रामदेव जी, ऐसे बहुत लोग हैं जो आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आयुर्वेद की एक मार्केट है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं फिर भी बच्चे में एक अंदर रहता है कि वो पहला चॉइस हर बच्चा मेडिकल में MBBS ही करना चाहता है जी। और जैसे कि मैंने पूछा, क्या इंडिया में भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं? जब BBA प्लस MBA इंटीग्रेटेड कोर्सेज हो सकती थी, तो क्या हम स्पेशलाइजेशन ऐसा कुछ नहीं बना सकते थे कि हम एक MBBS प्लस MD के एक इंटीग्रेटेड कोर्स हो पाती, तो हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट ज्यादा हो पाते हैं, स्पेशलाइजेशन ज्यादा हो पाती? ये आपका बहुत अच्छा सुझाव, और हमारे ख्याल से ये कई बार चर्चा में हुआ है सरकार के। लेकिन मेडिकल सब्जेक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि शायद उसको इंटीग्रेट करना इतना कभी आसान ना हुआ है, ना हो पाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत इसमें विचार लोगों का चाहिए होगा, इसको कैसे कंपाइल किया जा सकता है। लेकिन वही है कि ये सारी चीज़ों के लिए हमें जो बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए उसकी जो कमी है पहले वो पूरी की जाए, तब इसके बाद। जहाँ तक देखा जाता है ज़्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में 2-2, 3-3 सीट सिर्फ होती है PG की। हाँ, डिपार्टमेंट वाइज, क्योंकि देखिए PG का जो रिक्वायरमेंट होता है ना, आपको उतने क्यूब्स, हाँ, उतने प्रोफेसर, उतना फैकल्टी, उस फैकल्टी में जो एक नॉर्म्स है पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसके लिए करने में आपको काफ़ी चीज़ें लग जाती हैं और फैकल्टीज़ भी बहुत लगती हैं। फैकल्टीज़ की कमी हमारे यहाँ ऑलरेडी है, तो इसलिए PG की संख्या, मैंने बोला कि उस तेजी से कभी बढ़ाई नहीं जा सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, एक टाइम पे MCI हुआ करता था, MCI के दौरान में जो मेडिकल कॉलेजेस लगी और अब MCI डिसॉल्व कर दिया गया है, इस समय जो मेडिकल कॉलेजेस लग रही हैं, क्या फर्क रख गया है? देखिए, पहले एक व्यवस्था थी अपने पास, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसा आपने पूछा, तो MCI थी। बट MCI में क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त थी, इसको सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया। जो आपका 8 अगस्त 2019 को बिल पास हुआ था आपका लोकसभा और राज्यसभा से, उसका जो आप ड्राफ्ट पढ़ेंगे तो उसमें गवर्नमेंट लिखा कि क्योंकि MCI का उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था और MCI शायद उस तरह से काम नहीं कर रही थी जो एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट और लोगों की थी, और बहुत कंप्लेन आ रही थी, तो इसलिए MCI डिसॉल्व करके नेशनल मेडिकल कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। नेशनल मेडिकल कमीशन का जो सिद्धांत ही है, वो सिद्धांत इसी पे फॉर्म हुआ कि हमें कॉलेज की क्वालिटी बढ़ानी है, कॉलेज की फीस कम करनी है, ये जो बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी या पैसे का सिस्टम था इसको करप्ट करना, इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है, और हमें इस साइड से सारे एक क्वालिटी को, स्टैंडर्ड को रेज करना है। तो इस पे ही NMC का एक्चुअली सिद्धांत, जिसपे ये बेसिकली रखी गई, और इसी पे ही अभी आगे हमारा। लेकिन इससे मेडिकल कॉलेज का मतलब बनाना, प्राइवेट कॉलेजेस का आना, थोड़ी दिक्कत नहीं होगी इस मामले से? देखिए, इसमें बनाने में थोड़ा सा आप देख लीजिए कि जो MCI पहले कोई नया कॉलेज सेटअप होता था तो उसका इंस्पेक्शन करती थी, उसकी गुणवत्ता चेक करती थी। तो जैसा मैंने बोला, क्योंकि सरकार ने खुद माना कि उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा फिल्टरेशन नहीं हो पाता था, और बहुत ख़राब कॉलेज भी आ जाते थे कहीं ना कहीं बैक डोर से कह ली या वो करके, जिनको कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही थी, MCI नहीं कर पा रही थी अपने सिस्टम की वजह से। तो नेशनल मेडिकल कमीशन का यही रिफॉर्म है कि क्वालिटी इंप्रूव करनी है, और टाइम टू टाइम वो इंस्पेक्शन करके, उसको जांच करके उसकी क्वालिटी एक तरह से इंप्रूव कर रहे हैं। सही बात है। डॉक्टर साहब, पहले एक टाइम था जब जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता था मेडिकल के लिए, वो PMT का फॉर्मेट था जी, राइट। लेकिन ये PMT, CPMT उसको खत्म करके अब नीट पे ले आए हैं, इससे क्या फर्क पड़ गया? देखिए, पहले क्या था इंडिया में कि
हर अपने स्टेट के अपने अलग एग्जाम होते थे, गवर्नमेंट के कॉलेज के अलग एग्जाम होते थे, ऑल इंडिया का अलग एग्जाम होता था, और प्राइवेट कॉलेज अपना स्टेट गवर्नमेंट का एक यूपी कैट करके एग्जाम कराता। तो ये सारी बेसिकली इसमें होता था कि इसमें जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता था वो प्राइवेट कॉलेज का होता था, क्योंकि जो अपना वो पर्सनल अपने घर का एग्जाम करा के और मन माने रेटों पे वो बच्चों को ले लिया करते हैं एडमिशन। तो सरकार को धीमे धीरे सब चीजें पता ही थी, तो सरकार इस चीज को रिफॉर्म करना चाहती थी। उनका एक बहुत अच्छी पॉलिसी थी कि नीट जो आया है 2017 से, वो वन नेशन वन एग्जाम पॉलिसी पे आया, यानी एक देश में एक ही एग्जाम होगा और इसी एग्जाम से आप सारे सरकारी गैर सरकारी सभी संस्था में एडमिशन ले सकते हैं। तो नीट का अगर बेसिक स्ट्रक्चर आप देखिए तो इसी पे ये पूरा कायम है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो नीट का फॉर्म हुआ, इसका एक्चुअली आधारशिला इसी पे रखी गई कि जो हमारा एग्जाम होगा, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे हमारे वो कोई प्राइवेट कॉलेज हो या कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, हम एक ही सिस्टम से इसमें जाएंगे। तो इससे आप ये समझ लीजिए कि जो कहीं ना कहीं एक कैश कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाता था प्राइवेट कॉलेज, वो खत्म हो गया। क्योंकि अगर हमारा एक अपना खुद का अगर मेडिकल कॉलेज होता, मेरा भी बच्चा है और हमें अपने ही कॉलेज में उसको एडमिशन दाखिला देना है प्राइवेट कॉलेज में, तो उसको भी नीट के थ्रू काउंसलिंग करके ही हमारे कॉलेज में आना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट उसको नहीं ले सकता। ओके जी, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे, जैसे आपने बताया कि मेडिकल एस्पिरेंट्स तो बहुत है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और सीट्स बहुत कम, तो फिर तो चैनल फिर वही रहता है कि फिर विदेश की तरफ जाएं या तो फिर वेट करें, अगले साल फिर से अपीयर करें। देखिए ऐसे बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं जो 3-4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। मैं उनको यही राय देता हूँ कि बेटा देखो, पहले दूसरे साल तुम्हें जो भी डिसीजन लेना है ले लो, क्योंकि तुम ऑलरेडी 4 से 5 साल यहाँ लेट हो गए हो। फिर तुम्हारी मेडिकल की पढ़ाई 5 से 6 साल की है, फिर अगर आप पीजी करोगे तो वो अनदर 3 to 4 ईयर वो ऐड हो जाएंगे। तो आप टोटल देखिए तो ये लड़ाई जो जंग है ये 10-12 साल की होती है। अब 12 साल में अगर 4 साल 5 साल आप तैयारी में और खराब कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपके एक ठीक ठाक एज निकल चुके, जब शायद आप डॉक्टर अच्छे बन भी जाए, बट बहुत कुछ आप लाइफ में खो चुके होंगे। तो जो भी आपको डिसीजन लेना है, एज अर्ली एज बेटर पहला। और आज तो हम ये देख रहे हैं कि जो 16-17 साल के बच्चे हैं, 10+2 करते हैं 18 साल के, वो एक अटेम्प्ट या हो सकता है पहला अटेम्प्ट देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी एक बहुत अच्छा रिफॉर्म किया, मैं आपको बता देता हूँ। फॉरेन एजुकेशन को लेकर उन्होंने ये किया है कि जैसे पहले फॉरेन एजुकेशन में भी कोई क्वालिटी बच्चों में नहीं होती थी, कोई भी बाहर चला जाता था। तो सरकार ने जब नीट लाया यहाँ पे कि भाई नीट दे के ही आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यानी क्वालिटी बच्चा भी इंडिया में प्राइवेट कॉलेज पढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा और मैं यहाँ पे पढ़ लूँ। तो नीट ने फिल्टर किया, कहीं ना कहीं क्वालिटी पैमाना तय किया। वही नीट उन्होंने क्राइटेरिया कंपलसरी कर दिया अब्रॉड जाने के लिए, मतलब जो बच्चे बाहर जाने का सपना देख रहे हैं उनको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसका मैं आपको सबसे साक्षात एग्जाम्पल एक बताता हूँ कि पिछले साल करीब 14-14.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, 7,35,000 के आसपास कुछ बच्चे क्वालिफाई हुए, यानी 7,70,000 या 80,000 कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो क्वालिफाई नहीं हुए। ये 7 लाख के आसपास के बच्चे विदेश भी नहीं जा पाए पढ़ने। तो सोचिए इतनी बड़ी संख्या को सरकार ने बाहर जाने से भी रोका। तो कहीं ना कहीं बाहर जाने में भी क्वालिटी का ध्यान रखा गया और इंडिया में भी जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उसमें क्वालिटी का ध्यान रखा। 20% का जो डिफरेंस बता रहे हैं वो पॉजिटिव साइड पे बता रहे हैं कि हमारे टेक्निकली में भी वी आर बैकवर्ड, नहीं, टेक्नोलॉजीज नहीं है। टेक्निकली हम ये कह सकते हैं जैसे बहुत बीमारियां जो ठंडे देश आप चलिए, मान लीजिए आप रूस चले गए, आप चीन चले गए, आप कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ ठंडा है, वहां पे बहुत ऐसी बीमारियां, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, काला आजार, ये बीमारियां नहीं होंगी जो ठंड की नहीं है। बहुत ऐसी चीजें, एक्सपोजर आपको नहीं मिलता। लेकिन वहां की फ्रॉस्ट बाइट होगी, वहां पे जैसे लोग जंक फूड बहुत खाते हैं तो उनका कोलन कैंसर है, हमारे यहाँ गुटखा कहीं नहीं खाते तो ओरल कैंसर है। बीमारियों भिन्नता थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन उसकी भी ब्रिजिंग की व्यवस्था है। जब आप यहाँ पे एक एग्जाम को पास कर लेते हैं तो 1 साल इंटर्नशिप इसलिए मैंडेटरी करी है सरकार ने कि जब आप 1 साल इंडिया के एनवायरमेंट काम करेंगे, अपनी इंटर्नशिप करेंगे, तो जो भी कमियां अगर कहीं रहेगी 15-20% की, तो वो यहाँ पूरी की जा सकती है। यानी आपका कहना ये है कि अगर नीट के रीप्रिपरेशंस बार बार जो बच्चे जो अपीयर करने की कोशिश करते हैं 1-2 साल तक तो ठीक है, उसके बाद दे शुड बी मेकिंग अ डिसीजन कि भाई बाहर जाके हम एक ऑप्शन ले लें, बाहर जाके हम पढ़ लेते हैं। जी जी, देखिए 2 चीज़ है। जो सरकारी है हमारे पास करीब 45,000 सीट हैं। ये 45,000 सीट तो चलिए जो 620 के आसपास बच्चा ला रहा है, 720 में हाई रैंक बच्चा वो ही पा सकता है। उसके बाद जो मेजॉरिटी बच्चे हैं वो प्राइवेट कॉलेज आज भी रिफॉर्म होने के बावजूद भी मिडिल क्लास और लोअर क्लास के पहुंच के बाहर है, क्योंकि 80-90 लाख 1 करोड़ के ऊपर ही फीस है इनकी, अगर रहना खाना हॉस्टल जोड़ें तो बहुत आए ऐसा है जो हमारा मिडिल क्लास जिसकी संख्या ज्यादा है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो या तो वो सरकारी पाएगा या तो वो तैयारी करता रहेगा। वैसे बच्चों के लिए ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम बाहर का देखते हैं तो 1/4 इज द कॉस्ट टोटल पढ़ाई की। तो आप कह रहे हैं कि बाहर की शिक्षा हमारे देश से सस्ती है? जी, हमारे यहाँ से बहुत कम है। अगर हम लोग कॉस्ट में आए तो मैं कह रहा हूँ कि 1/4 इज द कॉस्ट,
इसीलिए जो पहले 6 से 7 हजार बच्चे सिर्फ जाते थे, जब से ये नीट का सिस्टम गवर्नमेंट रिफॉर्म किया है तो ये मान के चलिए 15 से 16 और आने वाले जो आंकड़े करें फ्यूचर में 20 से 25 हजार बच्चे विदेश जाएंगे हर साल। तो एक बड़ी संख्या बाहर जाने लगी, तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है डॉक्टर्स का, ये कहीं ना कहीं इसके माध्यम से पूरा किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब एक बात पूछना चाहूंगा, विदेश में कम खर्चा, अपने देश में ज्यादा खर्चा, ये क्यों? फीस स्ट्रक्चर, भाई कोर्सेज आर ऑलमोस्ट द सेम जैसे आपने बताया, फिर हम लोग फीस इतना ज्यादा क्यों चार्ज करें बच्चों से? देखिए उसका कई कारण है कि जैसे हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा है, हमारे यहाँ चीज़ें प्राइवेट में सब चीज़ें हैं, तो उसका एक खर्चा होता है फैकल्टीज़ का, और उसका जो एक रनिंग कॉस्ट होती है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत फैक्टर्स हैं। फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो ठीक है, कहीं ना कहीं एक बिजनेस मॉडल भी होता है। फॉरेन में क्या है कि जैसे सरकारी कॉलेज तो बहुत है, लेकिन फॉरेन में बहुत देश ऐसे हैं कि जिनकी जनसंख्या इतनी है नहीं, उनके हॉस्पिटल कॉलेज बहुत है, लेकिन जनसंख्या ना होने के बाद और अच्छा उनके इतना क्रेज भी डॉक्टर बनने का कम है उससे मुकाबले, क्योंकि उनका कैरियर के ऑप्शंस हैं, तो उनकी सीटें वहाँ पे खाली रहती हैं। तो ये क्योंकि सरकारी ही कॉलेज है और फंड्स इनको गवर्नमेंट से मिलता है, तो ये इंडियन बच्चों से कुछ अलग नहीं चार्ज करते, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत का डिफरेंस पे ये मेडिकल सीट्स मिल जाती है। इसलिए ज़्यादातर बच्चे जो इंडिया के हैं वहाँ जाते हैं, तो उनको वही फीस देनी पड़ती है जो वहाँ का एक लोकल बच्चा देता है। ओके डॉक्टर साहब, जब हम विदेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्पेशली चिकित्सा के क्षेत्र में, बाहर की जो कंडीशंस होती हैं, अपार्ट ऑफ वेदर, अपार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर दे आर गेटिंग, अपार्ट ऑफ एक्सपोजर टू द न्यू डिजीजेस, जो आपने खुद बताया कि कुछ ऐसे रोग हैं जो कि वहाँ पे है ही नहीं, तो एज अ डॉक्टर, एज अ प्रिपरेशन में उनको वो चीज़ें एक्सपोजर वहाँ नहीं मिल पाती हैं जो हमारे देश में। लेकिन उसके अलावा और भी कई चीज़ें आती है। देखिए, माता पिता से बच्चे दूर रहते हैं, ये नहीं हो पाता कि हर बार बच्चे यहाँ तक आ सकें या यहाँ के माता पिता वहाँ पे जा सकें, है ना? तो वहाँ पे हाउ इज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि गर्ल्स स्टूडेंट्स भी हैं, बॉयज है, तो उनका भी एक तरीका है ना? या आपने अच्छा सवाल किया। बहुत पेरेंट हम लोग से ये पूछते हैं कि बाहर हमारी बेटी खासतौर से कि कितनी सेफ है। इनफैक्ट आजकल बच्चों के लिए, लड़कों के लिए भी पूछते हैं कि सेफ्टी क्या है। तो देखिए फॉरेन कंट्रीज में आपको पता है जैसे लॉज हैं, क्राइम रेशियो अगर आप नेट पे चेक करेंगे तो बहुत ऐसे देश हैं जहाँ क्राइम फ्री कंट्रीज हैं, सिटीज़ क्राइम फ्री हैं, या क्राइम बहुत ना के बराबर है, और क्राइम उस तरह का नहीं है जितना हमारे यहाँ। अगर हम लोग आए दिन केसेस सुनते हैं पर्टिकुलरली गर्ल्स से रिलेटेड, तो अगर हम बहुत छोटा सा देश है, नेपाल पड़ोसी है, आप पड़ोस में चले जाइए तो आपको माहौल दूसरा दिखेगा, तो वहाँ पे भी उतना क्राइम नहीं है। तो मतलब बेसिकली चाहे हमें व्यवस्था में कमी रह गई या क्या कमी, ये तो हम लोग को बाद में सोचना पड़ेगा, पर हमारे देश के बाहर ज़्यादातर देश सेफ ही हैं, आप देखिएगा, और सेफ्टी कोई बहुत बड़ा कंसर्न उन देशों में तो नहीं है। खैर डॉक्टर साहब, इन चीज़ों पर तो हम कुछ आप ही के द्वारा भेजे गए जो विदेश में जो चिकित्सा क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी हम लोग इंटरव्यू लेंगे, लेकिन उसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि चलिए सेफ्टी एक फीचर हो गया, जब हम बात करते हैं फीस की, फीस तो चलिए कम है, व्हाट अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग, व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बाहर है? देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लोग की काफ़ी कम रहती है। उसका कारण ये कि इन लोग को ज़्यादातर सरकारी हॉस्टल मिल जाता है। जैसे हमारे सरकारी हॉस्टल आप मान के चले औसत 3 से 4 हज़ार महीने के हिसाब से होता है। वहाँ पे कुछ जैसे रूस में ऐसे कई कॉलेज हैं जो साल का हॉस्टल 10,000 मात्र लेते हैं साल का, तो मतलब 700 रुपये महीने में आपको, और एक अच्छा कमरा, रहने लायक कमरा मिल जाता है। खाने का भी जैसे अभी बहुत जगह इंडियन मेस खुल चुके हैं, नहीं खुले तो आपको गैस सिस्टम दे दिया जाता है, बच्चे कुक करते हैं। कितना पैसा लगता होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग? अगर हम लोग औसत निकाले तो मेरे हिसाब से 8 से 10 हज़ार में एक बच्चे की लिविंग कॉस्ट है। अगर हम लोग वर्स मतलब थोड़ा लग्जरी ऐड करते हैं, थोड़ा बच्चा और हाई स्टैंडर्ड लेता तो 15,000 रुपये मेरे हिसाब से अमाउंट उतना ही है जितना एक बच्चे का यहाँ कोचिंग करने में। पर्टिकुलर किसी कंट्री के लिए कह रहे हैं कि ज्यादातर ये जो अगर वो चीन, रशिया, चाइना, बेलारूस और भी जो बहुत देश हैं आसपास जहाँ ज्यादातर बच्चे जाते हैं, अगर हम लोग देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास महीने की आती है। अच्छा, सबसे ज्यादा बच्चे किधर जाते हैं, ज्यादा क्या प्रेफर करते हैं? यूरोप की तरफ आप ज्यादा मतलब, और आप क्या एडवाइस करेंगे, यूरोप की तरफ या यूएस की तरफ? देखिए बहुत चीज डिपेंड करता है कि आपका बजट कैसा है। देखिए जो यूएस है, यूएस तो देखिए डायरेक्ट मेडिकल में बच्चे कम जाते हैं यूएस में। उसका कारण है कि यूएस हमारे 10+2 को नहीं मानता, तो पहले तो हमें एक प्रिपरेटरी ब्रिज आपको एक करना पड़ेगा 1 साल का, वो यूएसएमएलई फिर बाद में आता है, क्योंकि उनका जो पढ़ाई है कि पहले आपको बीएस पढ़ना होता है, फिर उसका एग्जाम है, फिर यूएसएमएलई 1 जो आप बोल रहे हैं वो, फिर यूएसएमएलई 2 तो स्टेप में होता है, तो वो इतना इजी इंडियन बच्चों के लिए नहीं होता है। तो यूएस एक कम प्रिफर्ड रहता है, नो डाउट सबसे अच्छा एक ऑप्शन है, बट उसका रास्ता थोड़ा लंबा है। या दूसरा तरीका आप आया कैरेबियन जा सकते हैं, बट इससे ज़्यादा जो बच्चे ज़्यादातर जा रहे हैं, आप 92 से आप देखें तो रूस एक सबसे बड़ा, रशिया एक बहुत चाम रहा है। हाँ, रिसेंटली भी यूरोप में ऑप्शन में पोलैंड आ गया है, बेलारूस आ गया, ऐसे देशों में बच्चे बहुत जा रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा रहता है कि रूस से हट के अगर हम कुछ सोचें, क्योंकि हमारे तो जाने वाले रूस गए थे, हम कहीं और जाएं और कुछ अच्छा सोचते तो डेफिनेटली एक बहुत कम बजट में आप देखिए तो बेलारूस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अभी आने वाले समय में।
डॉक्टर साहब, तो आइए तो बात करते हैं वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स और जानते हैं कि वहाँ का कॉलेज लाइफ और कॉलेज के बाहर का लाइफ कैसा है। Hi, my name is Utkarsh Pandey and I'm pursuing general medicine from Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus. I'm in 5th course. Talking about life over there, so it is pretty simple and pretty good. We have fixed schedule throughout the semester. From Monday to Friday we have classes. Saturday and Sunday are usually off. Before the start of each class, teacher usually asks question about the topic which she has taught earlier. So we have to go through the topics before the classes. And Belarusians, they are very good, very helpful, very supportive. They are very kind. About the college administration, so they are also very helpful. If in case we still have any problem, we have local guardian there, Rama sir. He is there to look after everything. And overall, life is very good there, and everything is fine. दोस्तों, ये थे डॉक्टर आशीष महिंद्रा, जो कि आज आपको बता रहे थे कि विदेश में चिकित्सा शिक्षा किस प्रकार से है, वहाँ के खर्चे कैसे हैं, वहाँ के लिए आप एंट्रेंस टेस्ट कैसे अपीयर करेंगे, वहाँ पे अगर आप पढ़ने जाते हैं तो आपको किस हिसाब का बजट अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। ये सारी बातें आज हम लोग कर रहे थे। लेकिन हाँ, मैं बता दूं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो ये एपिसोड हम अगले एपिसोड में भी कंटिन्यू करेंगे। यानी अब्रॉड मेडिकल एजुकेशन को हम आगे ले चलेंगे, जिसमें हम कुछ बाहर पढ़ने वाले जो डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने बाहर पढ़ाई की है और करेंटली जो स्टूडेंट्स बाहर हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि जब आप किसी भी चीज पर, किसी भी फील्ड में अगर आप कंसल्टिंग लेते हैं, अगर आप काउंसलिंग लेते हैं, तो एक बार वहाँ के एलुमनाई से भी बात करनी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। एक बार ये बात करना बहुत जरूरी होता है वहाँ के फैकल्टी से, एक बार बात करना जरूरी होता है वहाँ के जो लोग ऑलरेडी पढ़ के आए उनके अभिभावक से। ऐसे लोगों से हमारा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये बात सिर्फ और सिर्फ अब्रॉड स्टडीज के लिए नहीं, ये अपने देश में भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट को लीजिए, तो उसकी रेटिंग से लेके उनके बच्चे कैसे निकले, उनकी प्लेसमेंट्स कहाँ हुई, वो किस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। और इसीलिए हम इस जो श्रृंखला में जो बात करते आ रहे हैं, जो डॉक्टर आशीष महिंद्रा से बात करें, ये बातचीत हम जारी रखेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, देखते रहिएगा और यस, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा हमारा यूट्यूब चैनल। और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू गो ऑन कामा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पेज एंड लाइक इट। देखते रहिए करियर काउच, शुभांकर भट्टाचार्य। बाय बाय, टेक केयर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे डॉक्टर आशीष महिंद्रा, जिनके साथ हम लोगों ने डिस्कस किए डॉक्टर एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर कैसा है, इंडिया में उसके क्या प्रोबेबिलिटीज है, कितने सीट है, नीट के थ्रू कितने बच्चे हर साल अपेयर होते हैं, मेडिकल एजुकेशन फॉरेन में कैसा है, इंडिया में कैसा है। तो चलती हूँ मेरे लास्ट वीक के क्वेश्चन पे। मेरा लास्ट वीक का क्वेश्चन था, हाउ मेनी नेशनल लॉ कॉलेजेस आर देयर इन इंडिया। तो सही जवाब है 23 NLUs आर देयर इन इंडिया। लकी विनर्स को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। तो लकी विनर्स का नाम है प्रज्ञा पांडे, मिनी माथुर और अवनीश गर्ग। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू ऑल यू विनर्स। तो आज का मेरा सवाल आप सबसे है, आज हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशन किए नीट के ऊपर। तो नीट के थ्रू हमें पता है कि एवरी ईयर कितने एडमिशंस कितने एडमिशंस के लिए स्टूडेंट्स वेट करते हैं। तो मेरा सवाल है, तो इंडिया में कितने टोटल सीट्स है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, जिसके लिए हर साल स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो सही सवाल का मुझे इंतजार है, और सही सवाल भेजने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडीज पे हमें ढेर सारे आंसर्स भेजते रहिए, और अपने फीडबैक भेजना मत भूलिएगा। भेजते रहिएगा careercouchlive@gmail.com इस ईमेल आईडी पे, एंड हमारे पेज कामा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं करियर काउच विद शुभांकर भट्टाचार्य के एक न्यू एक्साइटिंग एपिसोड पे। Till then, take care and take good care of your health. Bye-bye.